तो अब हम समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को समझने, नियंत्रित करने, अनुमान लगाने तथा उनमें परिमार्जन करने से संबंधित है। जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है जिससे वह छात्रों के व्यवहार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं संकलित कर सके। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है और व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जिन विधियों को प्रयोग में लाता है उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां कहते हैं। ओके, ये क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां निम्न हैं। जैसे हो गया हमारा अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक, तुलनात्मक तथा मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि। ये नैदानिक लिखिएगा आप, यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा। नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा वो है हमारा प्रयोगात्मक विधि तथा ये जीवन इतिहास विधि भी और विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये सभी भी काफी महत्वपूर्ण है। पर प्रयोगात्मक विधि हम एक बार से देख लेते हैं। ओके, उसके बाद आगे हम एक एक विधियां करके देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। ओके, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये पूछता है, अन्यथा अगर एक कोई शिक्षण विधि पूछेगा तो भी आप प्रयोगात्मक विधि लिख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा वैध तथा विश्वसनीय विधि माना जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अंतर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियों में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब इससे पहले हम प्रयोगात्मक विधि समझने से पहले समझेंगे कि अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। अंतर्दर्शन विधि जो है, अंतर्दर्शन, अंतर का अर्थ हुआ अंतर, यानी कि व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, उसे हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। वो अपने अंदर खुद यानी कि स्वयं देखता है, स्वयं का अध्ययन यानी कि अंतर्दर्शन विधि। तथा बहिर्दर्शन विधि जो हमारा होता है वो कोई अन्य व्यक्ति हमारा बाहरी व्यवहार देखकर अध्ययन करता है, उसे हम बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अंतर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियों में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जो अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति स्वयं को अंतर्दर्शन करता है यानी कि स्वयं का अवलोकन करता है, तथा बहिर्दर्शन विधि में जब अवलोकन करता है तो व्यक्ति बाहरी दिखावा भी कर सकता है। इसीलिए ये विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं है तथा ये वैध तथा विश्वसनीय नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है और इसमें कोई भी जो हमारा रिजल्ट होता है वो वैध और विश्वसनीय नहीं मिलता है। ओके, तथा प्रयोगात्मक विधि में हमारा जो रिजल्ट होता है वो वैध तथा विश्वसनीय होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। व्यक्ति के एक ही प्रकार के व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि अवलोकनकर्ता के लिए सदैव यह संभव नहीं हो सकता है कि वह व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणों को जान सके। इसके अतिरिक्त अवलोकन विधियों के द्वारा कार्य कारण संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती है। ओके, इतना क्लियर है? प्रयोगात्मक विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस वीडियो में प्रयोगात्मक विधि को समझने के लिए चुना है तथा हम प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है तथा नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम अब। कार्य कारण व संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि प्रयोगात्मक विधि में हमारा जो होता है कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है।
ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यानी कि जो अवलोकन करता या जो प्रयोगकर्ता होता है वह किसी नियंत्रित परिस्थिति में, जो कि सिर्फ प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, वह एक नियंत्रित परिस्थिति में कार्य कारण व संबंध स्थापित करता है तथा प्रयोग करता है अपने प्रयोगशाला में। अपने द्वारा नियंत्रित एक परिस्थिति में वह अवलोकन करता है तथा व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम प्रयोगात्मक विधि के सोपान या पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा है अध्ययन समस्या, स्टडी या प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा परिकल्पना निर्माण, प्रयोग अभिकल्प तथा प्रतिदर्श का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल तथा डाटा कलेक्शन यानी कि समंक संकलन। 6 पॉइंट जो हमारा परिणाम का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डाटा तथा परिणाम का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ये जो हमारे हैं 7 पॉइंट, ये हमारे प्रयोगात्मक विधि के सोपान या पद हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। जैसा कि हमने अभी आगे डिस्कस किया था कि अंतर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि मनोवैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक विधि नहीं है, तथा प्रयोगात्मक विधि जो हमारा है इसमें जो हमारा विशेषज्ञ या प्रयोगकर्ता होता है वह एक नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन करता है। इसीलिए यह एक वैज्ञानिक विधि है जो प्रयोगशाला में होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में होता है तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है। आप ये पॉइंट लिख कर रखिएगा कि इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में अध्ययन करता है तथा कार्य कारण व संबंध स्थापित होता है प्रयोगात्मक विधि में। ओके, आगे देखते हैं। इससे प्राप्त निष्कर्ष वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। जैसा कि हमने अभी आगे देखा था तथा समझा था कि प्रयोगात्मक विधि में हमें वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होते हैं तथा अंतर्दर्शन व बहिर्दर्शन विधि में हमें वैध और विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि अंतर्दर्शन में व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, तो हमें सामान्य सी बात है कि कोई व्यक्ति अपना स्वयं का अध्ययन करके हमें अपनी कमियों की जानकारी तो देगा नहीं, और वह अपनी बातों को अपने तक ही दबा लेता है। और बहिर्दर्शन विधि में बाहरी दिखावे की वजह से भी हमारा वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रयोगात्मक विधि में हमारा वैध तथा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, तथा यह एक वैज्ञानिक विधि है। इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इस विधि में परिस्थितियों पर वैज्ञानिक का नियंत्रण रहता है, इसलिए इस विधि से कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आगे समझा। ओके, थर्ड पॉइंट, इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है। ओके, तथा पशुओं पर प्रयोग करके परिणामों को मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ओके, ये समझ में आ गया कि हम पशु पर प्रयोग करके तथा मनुष्यों पर इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाना अत्यंत कठिन अथवा असंभव होता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है कि प्रयोगकर्ता भौतिक परिस्थितियों पर तो नियंत्रण रख लेंगे, पर व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण उनका नहीं हो पाता है अथवा असंभव होता है। यह हमारे प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, प्रयोग चाहे कितनी सावधानी से किया जाए उसमें कुछ न कुछ कृत्रिमता अवश्य ही आ जाती है, अन्यथा कुछ न कुछ हमारा जो दिखावापन होता है वो अवश्य ही आ जाता है, जिसके कारण परिणामों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना कठिन या असंभव होता है, जैसे बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना कठिन और अवांछनीय होता है। ये हम सभी को पता है कि बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करना अवांछनीय तथा कठिन होता है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अस्वाभाविक तथा आडंबरपूर्ण अर्थात दिखावा हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ओके, अब जो हमारा है फिफ्थ पॉइंट, व्यक्ति को न केवल बाह्य कारक बल्कि उसकी आंतरिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं। प्रयोगकर्ता बाह्य कारकों पर नियंत्रण कर सकता है, परंतु आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं होता है। ओके, ये लाइन क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब बटन ऑन कर सकते हैं। ओके,
तो उम्मीद है आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो समझ में आए, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेस यूपी। थैंक यू।